शहजाद। महल्ले में शहजाद की आमद यूं असर पजीर हुई जैसे जाहड़ में पत्थर गिरता है। महल्ले के बंद पानी में चारों तरफ छींटे उड़े जैसे सोडे में किसी ने नमक की चुटकी डाल दी हो। फिर लहरें जाहड़ के तूलो अर्ज तक दौड़ गईं। औरतों ने उसे देखा और होंठों पर उंगलियां रखकर खामोश हो गईं। बूढ़ों ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। मर्दों की आंखें फटी रह गईं। बूढ़े उसे देखकर चुपचाप मस्जिद की तरफ चल पड़े और वहां जाकर सुबहान अल्लाह का विर्द करने लगे। महल्ले के बड़ों में सिर्फ 2 रंगीले आदमी थे जो उम्र में बड़े होने के बावजूद शौकीन मिजाज थे और जिंदगी में लहरें पैदा करने के कायल थे, अली अहमद और मोहम्मद आजम। इन्हें लाहौल पढ़ने, गर्दन झुकाने, खांसने या मस्जिद में जाकर सुबहान अल्लाह का विर्द करने से कतन दिलचस्पी न थी। मुंह से गुनगुनाने की बजाय सुबहान अल्लाह उनकी आंखों में मुनक्किस हो जाता। झिझक कर पीछे हट जाने की बजाय वो आगे बढ़कर कोई बात छेड़ देते। लड़की तो उदास नहीं हो गई यहाँ आकर? मोहम्मद आजम मुस्कुराते। घबरा नहीं, दिल लग जाएगा। और फिर उनकी निगाहों से जाहिर होता कि दिल लगकर सब ठीक हो गया है। सुबह सवेरे ही मोहम्मद आजम आ पहुंचते। क्यों शहजाद, कुछ पकाने खाने का भी फिक्र है या नहीं? खाली खुली शहजादगी नहीं चलेगी यहाँ। बोल, क्या मंगवाना है बाजार से? हैं, बैंगन खाएगी? आज फिर बैंगन? बैंगन नहीं खाया करते, गर्मी हो जाती है। अच्छा, शरीफ को खिलाएगी बैंगन, लेकिन इस तरह कब तक गुजारा होगा? और वो कहकहा मारकर हंसते। अच्छा, चाय का प्याला तो पिला। 100 कमीशन अदा करने के बगैर नहीं लाया जाता, समझी? हैं, तू ब्रुक बॉन्ड पीती है? लड़की, चाय सिर्फ लिप्टन की। और उनकी मुतबस्सम निगाहें किसी रंगीन प्याली से लिपट जाती और अंदाज से मालूम होता जैसे बैंगन खा के आए हों। मोहम्मद आजम का तरीक़ेकार घरेलू अंदाज का हामिल था। उनकी बातों में अपना लेने का पहलू वाज़े होता। बातें करके पहलू बदलते, पहलू बदलकर फिर बात करते और इस दौरान में निगाहों से जांचते, उकसाते। अली अहमद चलकर जाने के कायल न थे। ना उन्हें सौदा लाकर देने की बात पसंद थी और ना ही चाय का प्याला मांगने के कायल थे। उनकी बातों में इशारियत का पहलू होता था। वो दूर खड़े पहले चील की तरह मंडलाते, फिर आवाज देते, बातों से रिझाते और तमाम तर बात जबान की मदद के बगैर निगाहों ही में तय कर लेते और बिलाखिर बरसबील तज़किरा आवाज देते। मैंने कहा, चची आ जाएंगे चचा, मस्जिद ही में गए हैं, तू क्यों परेशान हो रही है? और जब चाची हंसकर झिझक झपट करती तो कहते, मैंने कहा, ये शरीफ के घर में खिड़की में कौन खड़ी है? कोई अंधी बहरी मालूम होती है, न सलाम, न दुआ, न बातचीत। अच्छा, तो तू है शहजाद? मैं समझा शायद अंदर गैस जला रखा है। तू आई नहीं कभी, दिखाई नहीं देती, न जाने किन मशागिल में खोई रहती है। अली अहमद शहजाद की आवाज सुनते तो शमीम के चौबारे से मुल्हिका जंगले में निकल आते और शमीम को यूं आवाज देते जैसे शमीम से बेहद जरूरी काम पड़ गया हो। जब से शहजाद ने महल्ले में कदम रखा था, अली अहमद को बार बार शमीम से काम पड़ रहा था। घर के तमाम लोग उनके इस जरूरी काम की नौइयत से वाकिफ थे। ऐसे वक्त सैयदा घुटनों में मुंह देकर हंसती। दादी अम्मा मुस्कुरा कर कहती, तौबा, इस लड़के को तो अपनी सुध-बुध नहीं रहती। शमीम चौबारे में आकर उनकी आवाजें सुनती और तेवरी चढ़ाकर अपने आप से कहती, मैं जानती हूँ इनके जरूरी काम को, अच्छी तरह मालूम है मुझे। कौन नहीं जानता? शहजाद जंगले के सामने खड़ी होती तो फौरन उसे आवाज देते, शहजाद है? वो जंगले से चिल्लाते, सुना क्या हाल है? नूरपुर तो नहीं याद आता? खुले मैदानों में कुलेलें करने वालियां जब घर में कैद हो जाती हैं तो जी घबराता है ना? और वो अपनी बात पर हंसने लगते और देर तक हंसते जाते। शहजाद को देखकर सफदर अपने खुदे हुए बाजू को भूल जाता। उसे बाल झटक कर सर हिलाना भी याद न रहता और अपना महबूब गीत हाफिज खुदा तुम्हारा, जो वो पारसी लड़की के साथ स्टेज पर गाया करते थे, कतई तौर पर भूल जाता और फटी फटी आंखों से उसे देखने में खो जाता। महल्ले के जवान तो शहजाद को देखकर हैरान रह गए थे। उसकी हर बात निराली मालूम होती थी। उसका अंदाज बेहद अनोखा था। चिक की आड़ में खड़ी होने की बजाय वो चिक को लपेट देती और छुपकर देखने की बजाय इत्मीनान से खिड़की के जेरी सहारे पर पांव रख के बेतकल्लुफी से इधर उधर देखती। वो महल्ले वालियों की तरह मैले और सादा कपड़े पहनना पसंद न करती थी। उसका दुपट्टा एलानिया शानों पर गिरा रहता, जैसे वो सर की जगह शानों से मुतल्लिका लिबास हो। उसके बाल नीम खुले रहते और आंखों के कोनों में दूर कनपट्टियों तक सुरमे की धार साफ दिखाई देती। रफीक उसे देखकर घबरा जाया करता। उसकी गर्दन झुक जाती। उसकी निगाहें अहाते के फर्श पर आवारा हो जाती, अगरचे उनमें हवाइयां सी चलती रहती और उसके होंठ न जाने क्या गुनगुनाते। फिर वो चुपके से शहजाद की सीढ़ियां चढ़ जाता।
चची कोई सौदा तो नहीं मंगवाना? और उसकी आंखों से गुलाबी शरारे फूटते और होंठों से उफ उफ की आवाज पैदा होती, जैसे उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा हो। और शहजाद बेनियाजी से उसकी तरफ देखती और नहीं कहकर बड़ी बेपरवाही से किसी काम में लग जाती, जैसे पता ही ना हो कि रफीक को इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अर्जुमंद एंकर एंडी का तमाम तर सामान लेकर चौगान में खड़ा हो जाता और बहाने बहाने शहजाद को खिड़की की तरफ देखता। रेशमी रूमाल हाथों में उछालता, एहतियात से बनाए हुए बालों को रेशमी रूमाल से संभालता और फिर बांसुरी होंठों तले रखकर सर उठाकर यूं ऊपर देखता जैसे सपेरे के टोकरे से सांप निकलने वाला हो। लेकिन न जाने शहजाद किस मट्टी की बनी हुई थी कि उसने अर्जुमंद की हरकत को कभी दरखुरे तना न समझा था। वो खिड़की में आती, हर राह चलती हुई मोहल्ले वाली से कोई बात छेड़ लेती, हर आते जाते से हंस हंस कर बात करती, मगर उसने कभी अर्जुमंद की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा था। अर्जुमंद की सारी एंकर एंडी धरी की धरी रह गई थी। फिर वो उकताकर कच्ची हवेली की तरफ मुतवज्जे हो गया था, जहां कप उसे देखकर छलकती और कैप यूं फुदकती जैसे पारे को आग दिखा दी गई हो। कच्ची हवेली में पहुंचकर उसके एंकर एंडी में असर नौ तासुर हो जाता था और चेहरे पर रौनक आ जाती। अहाते में एली के खड़े होने का सवाल ही पैदा न होता था। अव्वल तो उसमें इतनी जुर्रत ही न थी कि अर्जुमंद से सीखे हुए दाव को आजमा सके, लेकिन कभी अर्जुमंद के साथ खड़ा होता भी तो हवेली या बाहर कुएं के करीब महल्ले के अहाते में खड़ा होना एली के लिए नामुमकिन था, फिर वो भी शहजाद के लिए खड़े होना। जब से एली ने रेलगाड़ी में इस मूंगिया गठड़ी के पट खोलकर उसकी तरफ झांका था, उस पर शहजाद का इस कदर रूप पड़ गया था कि उसकी आवाज सुनकर निगाहें झुक जाती और वो वहां से भाग लेता। शहजाद के रूबरू जाना तो अलग बात थी। शहजाद के सामने एली के शानों पर मनो बोझ पड़ जाता, नसों में गोया खून जम जाता, दिल धक धक करता, जी चाहता कि दौड़ कर किसी कोने में जा बैठे और अपने आप को महफूज करे। शहजाद तो उसे यूं दिखाई देती थी जैसे किसी और दुनिया की मखलूक हो, जैसे वो एक ऐसी पाकीज़ा हस्ती हो जिसकी तरफ आंख उठाकर देखना जुर्म हो। इसलिए घर के किसी कोने में बैठकर मुस्कुराती हुई शहजाद की तरफ हसरतनाक निगाहों से देखता और उसके करीब तर जाने की आरजू को दिल में बसाकर घंटों उसके कदमों में बैठ रहता। उसे ये भी तो मालूम न था कि आरजू करने का मकसद क्या होता है। उसे तो बस शहजाद के कुर्ब की आरजू थी। वो चाहता था कि उससे करीब तर हो जाए और उसे देखकर शहजाद की आंखों में ऐसी फुलझड़ियां चली जैसे शरीफ को देखते हुए चला करती थी। मगर ये नामुमकिन था, और मुमकिन होता भी तो लेकिन कैसे मुमकिन हो सकता था कि वो अपने दोस्त की बीवी की आरजू करे? कितनी बुरी बात थी, कितनी नाजायज। इस बात को भुलाने के लिए उसने अपनी तवज्जो दूसरी बातों की तरफ मबजूल करने की कोशिश की। चंद एक दिनों के बाद अर्जुमंद ने भी महल्ले के चौगान में खड़ा होना मौकूफ कर दिया। ना भाई, वो चिल्लाने लगा, अपने बस की बात नहीं, अपने तो पर जलते हैं। और भाई एली, बात यह है, ये पका पकाया खाना अपने नसीब में नहीं, अपने नसीब में तो इंतजार करना लिखा है। बस 6 साल की बात है, सिर्फ 6 साल, फिर कब को छलकते देखना, उफ, गजब हो जाएगा। और दोस्त, राम तो हम पहले ही कर लेंगे। अगर मुनासिब वक्त पर राम न कर लिया जाए भाई तो ये भला काबू में आती हैं। बस हुबाबों की कटोरियों में गुलाब आया तो समझ लो कि दुनिया ही बदल गई। यूं आंखें फेर लेती हैं जैसे जानती ही ना हो। और वो शहजाद, अरे वो तो जालिम बेइज्जती कर देती है, बिल्कुल बेइज्जती। उस रोज मुझसे पूछने लगी, किस दाव पर खड़ा है तू? कुछ कामयाबी की भी उम्मीद है या ऐसे ही जालिम ने मुझे काट कर रख दिया? अल्लाह, बेतनाई का ये आलम है, हम किसी गिनती में शुमार ही नहीं, और फिर यूं काट के रख देना। भाई वाह, ना भाई, अपने बस की बात नहीं, लेकिन तुम आजादी से जा सकते हो। दोस्त, तुम मजे में हो। अर्जुमंद और एली दोनों अपने आप को धोखा देने के लिए कप और कैप में दिलचस्पी का इजहार करने लगते। एली कहता, चलो वहां चलें, तुम्हारे घर में हिकोरी डिकोरी देखेंगे। अर्जुमंद मुस्कुराकर चिल्लाता, क्यों दोस्त, अभी से चूहा घड़ी पर चढ़ने लगा। और वो दोनों खिड़की की दर्जों से मुकाबिल के घर में झांकते। सब्ज जंगले का दरवाजा खुलता और एली महसूस करता जैसे किसी मूंगिया गठड़ी के पट खुल गए हों। उसके शानों पर बोझ पड़ जाता, बंद बंद में धुनकी सी बजने लगती और वो घबरा कर खिड़की से हट जाता। अरे क्या है तुझे? अर्जुमंद उसे यूं बेतवज्जही बरतते हुए देखकर कहता, मियां, ऐसे मौके पर मैदान छोड़ना मर्दों का काम नहीं। इस पर एली लाजवाब होकर भाग आता और अपने चौबारे के कोने में बैठकर अपनी कमतरी को शिद्दत से महसूस करता। उसकी निगाहों में फरार की रंगीन राहें खुलती और वो उनमें खो जाता। दौलतपुर।
کچھ روز کے بعد دولتپور سے علی احمد کا خط موصول ہوا جس میں ایلی کو ہدایت کی گئی تھی کہ خط کو دیکھتے ہی وہ فوراً دولتپور آ جائے۔ خط پڑھ کر ایلی چونکا۔ اسے ڈر تھا کہیں ابا اسے دولتپور کے کالج میں داخل ہونے پر مجبور نہ کریں۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے پھر سے لاہور کے کسی کالج میں داخل کیا جائے کیونکہ لاہور میں وہ آزادانہ زندگی بسر کر سکتا تھا۔ لیکن جب سے علی احمد کا تبادلہ دولتپور ہوا تھا، ایلی کو یہ فکر دامنگیر ہو گیا تھا کہ کہیں علی احمد اسے دولتپور کے کالج میں داخل ہونے پر مجبور نہ کریں۔ علی احمد کے مکان سے ایک مرتبہ چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد وہ ازسر نو وہاں مقید نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ علی احمد کے کمرے سے ڈرتا تھا۔ اسے کشمیر کے سیبوں پر پلی ہوئی ماں کی ہنا مالیدہ ہاتھوں سے وحشت ہوتی تھی۔ سب سے بڑھ کر اسے علی احمد کے کمرے سے نفرت تھی جہاں کوئی نہ کوئی کور یا خانم موجود رہتی تھی۔ لیکن علی پور میں رہ کر اپنی زندگی تباہ کرنا بھی تو اسے گراں ہو رہا تھا۔ ایک انجانی کشمکش اسے چکی کے پاٹوں کی طرح پیس رہی تھی۔ اس لیے اس نے دولتپور جانا منظور کر لیا کیونکہ علی پور سے مخلصی پانے کا یہی واحد طریقہ تھا، اور وہ مانگے کے سوٹ کیس میں اپنی چند ایک لدھیانے کی قمیض ڈال کر دولتپور کی طرف چل دیا۔ دولتپور میں علی احمد کے مکان کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ وہ ایک پختہ چوبارہ تھا جو ایک جنگلے، 2 کمروں اور ایک کمرہ نما صحن پر مشتمل تھا۔ ایلی نے محسوس کیا کہ وہ مکان گھر نہیں تھا بلکہ تمام تر علی احمد کا کمرہ تھا۔ گھر تو بام آباد میں تھا جہاں ایک وسیع و عریض صحن تھا جس کے پہلو میں 4 کمرے تھے، ایک دوسرے سے الگ، ایک دوسرے سے دور، جہاں علی احمد کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے دور رہنا ممکن تھا، جہاں ایلی ٹین کے سپاہی کے میدان جنگ کی بربادیوں سے دور رہ سکتا تھا، جہاں وہ اپنی انفرادیت کو بحال رکھ سکتا تھا اور پانی کی بوتل بھرنے کے لیے اپنے ذہن کو اس کمرے کے تاثرات سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ لیکن دولتپور کا گھر تو سب کا سب ایک کمرہ تھا جسے بہت سے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، جیسے کبوتروں کے رہنے کے لیے ڈربے بنے ہوتے ہیں۔ اگرچہ دیواروں کے پردے کھڑے تھے، اس کے باوجود کسی کمرے کی انفرادی حیثیت نہ تھی۔ دولتپور کا چوبارہ دیکھ کر وہ لرز گیا۔ اسے ٹین کے سپاہی اور ربڑ کی چیخنے والی گڑیا کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ نہیں، وہ دولتپور کے کالج میں تعلیم نہیں پائے گا، کبھی نہیں۔ صحن میں چولہے کے سامنے شمیم بیٹھی تھی، کشمیر کا وہ سیب جو پکنے سے پہلے ہی سڑا جا رہا تھا، وہ شمیم۔ اس کے گرد کباڑی کی دوکاڑی کی مانند کھانے پینے کی چیزیں بکھری پڑی تھی۔ ننھی بچی کی ناک بہہ رہی تھی، قریب ہی بڑی لڑکی حوائج سے فارغ ہونے میں مشغول تھی۔ شمیم روٹیاں پکاتے ہوئے ننھی کی ناک پونچھتی، بڑی لڑکی کے جسم کو کپڑے سے صاف کرتی اور پھر انہی ہاتھوں میں آٹے کا پیڑا اٹھا کر روٹی پکانے میں مصروف ہو جاتی۔ ساتھ والے کمرے میں علی احمد میلی سی دھوتی باندھے ایک بڑے سے رجسٹر میں آلو اور پیاز کا حساب لکھنے میں مصروف تھے۔ بغلی کمرے میں چیزیں گڑمٹ پڑی تھی۔ ایلی پر ایک گھبراہٹ طاری ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اس مکان سے مخلصی پالے، اس لیے وہ عقبی کھڑکی میں کھڑا ہو کر پچھواڑے کے مکانات کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ سامنے کوٹھے پر کوئی شخص منتظر نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں امید کی کرن واضح تھی، اس کے انداز سے بے صبری عیاں تھی۔ چند لمحات کے لیے وہ کوٹھے پر ٹہلتا رہا، پردے کے قریب آ کھڑا ہو جاتا، نگاہیں اس کھڑکی پر مرکوز ہو جاتی جس میں ایلی کھڑا تھا۔ چند منٹ ایلی وہاں کھڑا رہا، پھر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور شمیم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شمیم کے رہنے سہنے کا انداز دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ کیا میٹریکولیٹ ایسی ہوتی ہیں؟ کشمیر میں پلی ہوئی عورتوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے؟ ایلی کی نظروں میں شمیم کی آنکھوں کا فرق زیادہ نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ شمیم کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار واضح تھے، رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ بیچاری، وہ سوچنے لگا، اس کی زندگی عام بیویوں سے کس قدر مختلف ہے، اسے کیا کیا برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جب چینی کی گڑیا آ کر چیختی ہوگی اور ٹین کا سپاہی میدان کارزار گرم کرتا ہوگا تو شمیم اس بغلی کمرے کی چارپائی پر بیٹھ کر کیا سوچتی ہوگی؟ اس کے دل میں پہلی مرتبہ شمیم کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، لیکن اس جذبہ ہمدردی میں ترس کا عنصر نمایاں تھا۔ سارا دن ایلی پریشان رہتا، سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کرے۔ صحن میں شمیم کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھ کر اس کی طبیعت مالش کرنے لگتی اور وہ دیوار کی طرف منہ موڑ لیتا، کھڑکی سے کور جھانکتی۔ بابو جی کہاں ہیں؟ دروازے سے استانی تیبند جھاڑتی ہوئی داخل ہوتی، ادھر سے خانم مسکراتی۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا، بالآخر وہ بغلی کمرے کی کھڑکی سے اس بے قرار نوجوان کو دیکھنے میں کھو جاتا جو نہ جانے کس کے لیے دن بھر چھت پر بادہ پیمائی کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ پھر وہ گھبرا کر گھر سے باہر نکل جاتا اور دولتپور کے بازاروں میں بے مصرف گھومتا۔ دولتپور دوسرے شہروں سے کس قدر مختلف تھا۔
بام آباد کی تو اور بات تھی، وہ تو شہر تھا ہی نہیں بلکہ محض ایک نو آبادی تھی جہاں غریب لوگ رہتے تھے۔ لیکن دولت پور تو پرانا شہر تھا، پھر اس کے بازاروں میں اس قدر ویرانی کیوں تھی؟ اس کی دکانوں میں وہ بھڑک نہ تھی جو بڑے شہروں کی دکانوں میں ہوتی ہے۔ بازاروں میں آتے جاتے لوگ سادہ طبیعت کے تھے، ان کے لباس میں دکھاوے کا عنصر نہ تھا، ان کی گفتگو میں ایک عجیب قسم کی معصومیت تھی۔ وہ اپنی غربت کا اظہار کرنے سے گھبراتے نہ تھے، ایک پیسے کا سودا لینے کو عار نہ سمجھتے تھے۔ دولت پور لاہور سے کس قدر مختلف تھا۔